पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। इन दोनों का नाम याद रखिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक को फंगस बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मछलियों को पालने का अध्ययन पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? 2 समूहों में इन्होंने विभाजित किया था, जंतु समूह तथा वनस्पति समूह। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरोलस लिनियस ने लिखी है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? जंतु जगत तथा पादप जगत। यानी कैरोलस लिनियस और अरस्तु इन्होंने पूरे जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया, जंतु जगत तथा पादप जगत में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? कैरोलस लिनियस ने ही शुरू किया था। सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कैरोलस लिनियस और अरस्तु ने जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन व्हीटेकर ने इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया था पूरे जीवधारियों को: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सैटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर इरिटिनम। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अगर पढ़ेंगे, अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो रिपीट हो जाता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाती हैं। वही आप किताब लेकर बैठिएगा तो आप जल्दी से बोर हो जाइएगा। इसलिए इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो हैं, लेकिन सेपरेट करके मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा। अभी ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। यह भी ध्यान में रखिए। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? जो पहला शब्द आता है वो वंश का पहचान बताता है, और द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द आता है वो जाति का पहचान बताता है। जैसे कि मान के चलते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसमें होमो जो है वंश का पहचान बता रहा है और सेपियंस जो है जाति का पहचान बता रहा है। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था।
जीव विज्ञान का भौतिक आधार पर किसको कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838 से 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है, यानी सेल से होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। और किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करें किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, यानी लाइसोसोम नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है। और किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो ये सारे अंतर ध्यान में रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं पाया जाता है। और लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोजिल कण का बना होता है। अगला क्वेश्चन है तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? बोवेरी ने इसकी खोज की थी। तारक काय सेंट्रोसोम जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी 1953 ईस्वी में। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी.ई. पैलाडे ने की थी 1955 ईस्वी में। तो पादप में किसने की थी खोज और जंतु कोशिका में किसने की थी, ये ध्यान रखिए। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? आरएनए का बना होता है। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा ने। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
अगला है गोल्जी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इनके नाम के साथ गोल्जी है तो इस तरह से ये याद रहेगा। अगला है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने इसकी खोज की थी। अगला है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में। एक चीज़ नोट कर लीजिए, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है लवक यानी प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हरित लवक तो हरा। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। और वर्णी लवक का रंग जो होता है वो रंगीन होता है। इसमें मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी कलर होते हैं। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि इसी में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं, हरित लवक को। पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? ये पौधे अपने भोजन का संग्रहण करते हैं जड़ों या भूमिगत तनों में। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल में या फल भित्ति या बीज में। ठीक है, अगला है टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा से पीला, इसको लाल बोलिए। ठीक है, हरा से लाल लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बीटानिन की उपस्थिति के कारण। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन इसे बोलते हैं। और क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? अगर जोड़ा बोलेंगे तो 23 जोड़ा, लेकिन अगर इस तरह बोलें तो 46 टोटल, क्योंकि 23 जोड़ा 23 दूनी 46। अगला है चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितना? 24 जोड़ा पाई जाती है, 24 दूने 48। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 21 जोड़ा यानी 42। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है वंशागति का वाहक, यानी एक वंश से जो भी आदत या कोई भी हैबिट दूसरे वंश में जाता है उसे वंशागति बोलते हैं। तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही वो वंशागति होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं यानी बेस? कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। अगला है डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा रहता है? थाइमिन के साथ। और डीएनए में साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? गुआनिन से। अगला है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? डी वाटसन एवं क्रिक ने। अक्सर वाटसन एवं क्रिक ही लिखा रहता है। 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन इन्होंने किया था। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए होता है। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है यानी बेस? यूरेसिल पाया जाता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में। सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है।
और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? विरिताकार होता है, यानी गोल। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका में। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है। और किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक इकाई यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है? पादप कोशिका में। और किसकी कोशिका में तारक इकाई नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? वीरचाउ ने देखा था 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को क्वेश्चन में मैं बना के आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप 3 वीडियो बनाऊंगा 500-500 क्वेश्चंस का, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का। एक वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास रहेगा, 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है। तो इस तरह से 3.5 घंटे में 3 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपके साइंस का पूरा कवर हो जाएगा। अगर इस 3 घंटे का 3 वीडियो अगर आप 2 बार या 3 बार देखते हैं, तो 2 बार देखेंगे तो 6 घंटा और 3 बार देखेंगे तो 9 घंटा। अगर आप 15 दिन में भी 9 घंटा समय देकर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। इसलिए इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में, यानी सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वीजमैन ने की थी। और अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2। और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4। ध्यान में रखिए, समसूत्री में 2, अर्धसूत्री में 4। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने किया 1905 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने किया 1909 ईस्वी में। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। घरेलू मक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। आलू और तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या जो है समान होती है। अगला है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। अगला है, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1300 से 1600 तक, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे जीनोम बोलते हैं। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की? आर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी। कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को
क्या कहते हैं? बोटानी बोलते हैं। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? लड़की पैदा होती है। और निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुष का। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई पाया जाता है। और महिलाओं में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो एक्स एक्स होता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की। सफ़ेद रस्ट नामक रोग किस में होता है? सरसों में होता है। रोग से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? भ्रूण भाग को हम लोग खाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? जैविक एवं अजैविक। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? एस्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम थायमिन। शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अच्छा, शरीर में लोहा की कमी किस चीज़ को खाने से दूर होती है? पालक। सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? पीचर प्लांट। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा रोग या टीबी बोलिए, ट्यूबरकुलोसिस। इसको रोकने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है पेडियाट्रिक्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि या अधिविरिक ग्रंथि से बोलिए। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? DNA के माध्यम से। अगला है, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? पेप्सिन जो उत्पन्न होता है छोटी आंत में। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री और सेल्सियस में बात करें तो 37 सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का हम लोग तना भाग खाते हैं। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है, इंटेस्टाइन। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? नीला व्हेल है। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। या फिर गाय का दूध का थोड़ा सा पीलापन बोलिए, या फिर गाय के घी में पीलापन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और वीनर। कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? कैटफिश। किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। अच्छा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
अंतःस्रावी, ध्यान रखिए, थायराइड ग्रंथि है। अगर अंतःस्रावी नहीं पूछ के सिर्फ पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है लीवर यानी यकृत। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अभी बताया, लीवर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला है ईस्ट और मशरूम क्या हैं? फफूंद हैं ये। किस विटामिन को अपना सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 को। अगला है वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। 201 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, थोड़ा सा अम्लीय होता है। दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह एक फंगल बीमारी है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जो जनन ऊतक होता है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। अगला है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से 140 mg होता है प्रतिशत। यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस भी बढ़ जाता है। कौन सा नियत तापी प्राणी है? व्हेल और शार्क जो हैं नियत तापी प्राणी है, क्योंकि समुद्र के गहरे से गहरे जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम धातु। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होता है, केवल 0.1% ही ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। धनिया में उपयोगी अंश होता है कौन सा? पत्ता और सूखा फल जो होता है वही उपयोगी अंश है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कीर्तंक जो है वो हाथी का गजदंत होता है, यानी जो दांत हम लोग देखते हैं वो हाथी का दूसरा कीर्तंक है। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और फीमर हड्डी टांग में होती है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है, यानी संकटापन मतलब हैं बट वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? 5 Ng/6 लीटर में 5 Ng होता है। अगला है शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, यानी ये लोग एक आवाज़ छोड़ते हैं और वही आवाज़ रिटर्न आता है। इससे ये लोग किसी भी चीज़ का पता कर पाते हैं, क्योंकि चमगादड़ को नहीं दिखता है, वो आवाज़ के माध्यम से ही अपनी स्थिति पहचान करता है। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? टमाटर एक आभासी फल है। मनुष्य में समान रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? 80 से 100 mg तक होता है। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर है, क्योंकि जो भी पृथ्वी है या फिर जो भी स्थल है वो इधर उधर खिसकते रहता है, लेकिन महासागर जो है वो खिसकता नहीं है, वो सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है निषेचन। और फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज मौजूद रहता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। कंडरा जोड़ता है किस चीज़ को? पेशी हड्डी को जोड़ता है, कंडरा। अगला है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वही ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला है
क्लोरिनन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी के द्वारा, हेमासाइटोमीटर से। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, यानी इसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम द्वारा। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। गलगंड यानी घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। किसको? थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि जो है मनुष्य के गर्दन में पाया जाता है, और जिस व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है उसका गर्दन फूल जाता है मोटा, आप लोग देखे होइएगा, उसे घेंघा बोलते हैं। मलेरिया रोग का संक्रामक चरण कौन सा है? बीजाणुज होता है। अगला है कास्ट यानी लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, क्या होता है? 10% इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 का मधुमेह इसमें पाया जाता है। मधुमेह के टाइप बहुत सारे हैं, तो इसमें टाइप 2 का मधुमेह पाया जाता है ध्रुवीय भालू में। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन है? वात स्फीति, एम्फाइसेमा। अगला है गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं। 2 पादप परिवारों से ये लोग संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? विसरण। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। कौन सा एक कवकी रोग है? दाद या खुजली जो है ये कवकी रोग है। चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होता है? वेरियोला विषाणु द्वारा। विषाणु मतलब वायरस। अगला है वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? इसे प्रशांतक बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसाइनिन। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज